बड़ी बात थी। ये हम लोगों ने प्रेजेंट किया था उस वक्त की जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, उनको कहा था कि ये डिजास्टर प्लान और उसमें कोई आपका सिंगल पैनी का खर्चा नहीं है, जस्ट आपने नोटिफाई करना है, मैनेज करना है आपने। नोटिफाई करके लेकिन वो उस वक्त उनकी तरजीह डिफरेंट थी, उन्होंने उसको वो नहीं किया। फिर अर्थक्वेक का बहुत बड़ा डिजास्टर आया, हम लोग मैनेज नहीं कर सके। अभी भी आप देखें कि हमारा डिजास्टर प्लान नहीं है, हमें हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर आपका बारिश होती है, कोई और किसी किस्म का खुदा ना खास्ता ज़लज़ला आता है या कोई भी इस तरह का डिजास्टर होता है, नेचुरल नेचुरल डिजास्टर डिजास्टर होते हैं, तो हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हमने उसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे हैंडल करना है। फिर हम खराब की तरफ फिर हम खराब की तरफ देखते हैं। ये अलमिया है, और ये खाली इधर नहीं, हमारे अगर आप प्रोविंशियल लेवल पे देखें, सेंट्रल लेवल पे देखें, हमारे प्रोविंशियल लेवल पे भी अदारे एग्जिस्ट करते हैं, पीडीएम एग्जिस्ट करता है, सेंटर में एनडीएम एग्जिस्ट करता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी तक हमारा जो ये जो फ्लड का इशू चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, अगर ये अदारे अपनी जगह पे काम कर रहे होते तो अभी तक मेरा ख्याल इतने अरसे में ये काम तो हो चुका होता है। ये जो बेसिक रिकवरी का या रिलीफ का काम है, एग्जैक्टली, तो ये तो हमें इसको तो हम ओवरकम कर चुके होते। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी तक हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन का लैक करती है, और इसको इमीडिएटली इसको रिजॉल्व करना चाहिए। अदरवाइज आप देखें कि ये अगर ये जितना लिंगर आन होंगे, तो उसी हिसाब से आपका जो रिकवरी फेज़ है, जो उसका आपका रिहेबिलिटेशन फेज़ है, ठीक है जी, तो वो भी लिंगर आन होगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो इतना बड़ा डिज़ास्टर है पाकिस्तान में, ये आइंदा 7-8 साल 10 साल जो है इसको लगेंगे, इसको रिहेबिलिटेट होने में। जी जी, उसमें मुख्तलिफ डोनर्स ने, मुख्तलिफ मुल्कों ने बड़ी अमाउंट भी अनाउंस किए हैं, प्लेज किए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो फिर भी हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म ना होने की वजह से, हमारे यहाँ कोई सिस्टम ना होने की वजह से, एक तो डोनर भी रिलेक्टेड होते हैं एग्जैक्टली, कि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ तक होगी, एक सबसे बड़ी बात। और दूसरा ये है कि आपका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आपने उस अमाउंट को कैसे खर्च करना है। आपने जो आपके इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं वो कौन होंगे, उसको मॉनिटर कौन करेगा, उसको गवर्नमेंट की कैसे कोऑर्डिनेशन होगी। तो मतलब मेरा ख्याल है कि अभी भी बड़ा क्वेश्चन है इस बात पे कि ये तो अभी हम इनिशियली रिलीफ लेवल पे हैं, और रिलीफ लेवल पे हम रोजाना देखते हैं अभी भी हम रिलीफ से पहले रेस्क्यू पे भी अभी भी रेस्क्यू पे लगे हुए ये हैं। बिल्कुल आप वाली बात जो है। इनिशियल स्टेज रेस्क्यू किया उसको भी अभी हमने मीट नहीं किया। तो रिलीफ तो चले, अब लोग इंडिविजुअली दे रहे हैं। जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की आपने बात की कि अवाम की भी कोऑर्डिनेशन, इन लोगों ने रोडों पे चंदा लगा दिया। अब अफसोस की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पार्ट एंड पार्सल बन गई। लोगों को कहती है आप बैठ जाओ चौकों में, आप पैसे जमा करो, पैसे जमा करके गवर्नमेंट के हवाले करो, गवर्नमेंट उन्हें इलाकों में भेजेगी। अब ये क्या मैकेनिज्म है कि जो इदारे जिनके पास फंड्स हैं, सारी चीज़ें हैं, वो लोगों से बैठ के चंदा मांग रहे हैं। हमारी कौम बहुत बड़ी फराख दिल कौम है, इसने पाकिस्तान बचाओ में दिए, इमरान खान को दिए, नवाज शरीफ को उन्होंने फंड्स दिए, लेकिन लोगों का ट्रस्ट कहाँ पे आके टूट जाता है, डेफिसिट हो जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट के लोग जो हैं वो जब देखते हैं कि इदारे गवर्नमेंट काम नहीं करते तो वहाँ पे इनका ट्रस्ट लैक कर जाता है। अभी यूएन के सेक्रेटरी जनरल आए हुए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी एक ट्वीट में देख रहा था जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो करूं जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। मतलब दैट इज आल्सो ब्लो। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक एम्बेरसमेंट सिचुएशन है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कि हमारे बारे में लोग इमेज कर लेते हैं, तासर कर लेते हैं। तो ये पूरी कौम का इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, सियासतदानों के ऊपर अदम एतमाद है। लोगों ने प्लेज किया प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी हम इतने करोड़ों अरबों देंगे, वो एक प्लेज है। अभी तो जब पैसे ट्रांसफर होंगे, आएंगे, फिर पता चलेगा लोगों ने कितना ट्रस्ट किया। जी बिल्कुल सही, वहां पे आपका ट्रस्ट पता चलेगा ना। तो बात यह है कि किस तरह क्या हम अब भी अवाम को नारों के ऊपर, उनको वादों के ऊपर लेके जाते रहेंगे। लोगों को क्या उसी लेवल तक हम रखेंगे कि भी जहाँ उनकी भूख है, जहाँ पे उनकी जरूरत है, उसी हद तक रखो, लोग आगे की ना सोचें। क्योंकि जिस वक्त तक हम अपनी भूख को, अपनी गुर्बत को छोड़ के आगे का नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक न गुर्बत खत्म हो सकती है, न भूख खत्म हो सकती है। तो हम लोगों को ये तसल्ली दे देते हैं कि भाई ये बस अल्लाह ताला की तरफ से आफत थी, अल्लाह ताला की तरफ से अजाब था। हम अपनी मिस मैनेजमेंट को अजाब का नाम दे देते हैं। हम मुसलमान भी हैं, हम उस चीज़ के ऊपर यकीन भी रखते हैं, लेकिन जहाँ पे मैं अपनी गलती करूँ, मैं कुएं में छलांग लगा दूँ कि नहीं अल्लाह को मंजूर है। भाई अल्लाह को तो कतन कोई ऐसा गैर शरई, गैर कानूनी काम तो मंजूर नहीं है। अभी हालिया आपने देखा कि लोगों ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने इंक्रोचमेंट ख़त्म करने की एक ऑर्डर किया था, उसको एग्जेक्टिव्स ने ओबे नहीं किया, तो बड़ा लोगों ने तंजिया तौर पे कहा कि अल्लाह ताला ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर
आमद दरामद करते हुए बारिशें बरसाई और सैलाब के ज़रिए से सारी चीज़ें जो है बहकर चली गई। सर आप ये बात देखें कि जब एबटाबाद चूँकि चंद उन शहरों में शामिल है जो शायद प्लानिंग के साथ बनाया गए थे और अंग्रेज़ के दौर में बने थे। ब्रिटिश जब रजीम था तो डेफिनेटली यहाँ पे उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर होते थे वो अंग्रेज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। मेजर एबट रहे हैं, उन्हीं के नाम पे से एबटाबाद मौसूम है। तो उस वक्त आप 200 साल पहले जब ये नाले बनाए गए तो उस वक्त उनकी चौड़ाई किसी की 70 फुट, किसी की 80 फुट, और अभी आप 200 साल बाद जब आपकी आबादी 10 गुना 7 इंच रह गई तो 7 इंच रह गई है। तो ये आप बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। दूसरी बात ये देखें आपके मानसर रोड पे जहाँ पे पानी खड़ा होता है स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट में या यूपी टीचिंग हॉस्पिटल में या जो सप्लाई ये तो पूरा मानसर रोड जो है यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी सी बारिश हो जाए, 5 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो पानी खड़ा हो जाता है। लेकिन आप उसके साथ देखें जो इतनी आबादी के बाद जो हमने नाले बनाए हैं, जो NHA ने बनाए हैं या जो कैंटोनमेंट बोर्ड ने बनाए हैं, वो हार्डली आप कह लें कि 2 फुट का नाला होगा। तो मतलब ये कैसे मीट करेगा ये जो हमारी नीड है। मेरा ख्याल है कोई नीड असेसमेंट नहीं हुई, कोई पूछा नहीं गया, बेसलाइन नहीं हुआ, बेसलाइन वो नहीं हुआ और देन आपने काम शुरू कर लिया। तो एक तो ये कि आपने आबादी के साथ साथ अपनी तरजीहात का तयन भी करना था कि हमारी क्या ज़रूरत होती। कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेते, उस पर कोई सर्वे करवाते, किसी अगर हमारे पास अपनी कैपेसिटी नहीं है तो किसी के साथ हम इस पर बात कर सकते थे। तो वो नहीं हुई। तो वो अब पानी जब नेचुरल जो आपका पानी का फ्लो है, जो वो पानी आता है तो वो पानी को आगे भी जगह चाहिए कि पानी कैसे जाएगा। तो डेफिनेटली उसने सड़क पे आना है। सराउंडिंग में पहले तो चले खेत होते थे, पानी एब्जॉर्ब हो जाता था, वो खेत में तो नहीं है। अभी तो हर तरफ कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है आपको। आप देखें कि बड़ी ज़्यादा पिछले 10-12 साल में या 15 साल में एबटाबाद पे जो बहुत ज़्यादा आबादी का प्रेशर बढ़ा है। एक तो आपकी रूरल जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट होकर एबटाबाद आ गई है। दूसरा एबटाबाद बीइंग टूरिस्ट सिटी एक और या पीसफुल सिटी, इसको आप इस एंगल से भी देखें, उसके बड़े ज़्यादा आपको नुकसानात हुए हैं कि KP में जब भी कोई डिज़ास्टर आया है तो वो ये हुआ है कि उसके असरात एबटाबाद में पड़े। बालाकोट ये जब हुआ है, मुजफ्फराबाद हुआ, माइग्रेंट्स आपके पास आ गए, माइग्रेंट्स नहीं आए बल्कि वो परमानेंटली सेटल हो गए। फिर आपका स्वात ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो स्वात की माइग्रेशन जहाँ पे हुई, स्वात का बड़े लोग यहाँ पे सेटल हो गए, वापस नहीं गए, एबटाबाद एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर जो आपका ये ऑपरेशन हुआ ज़रब आज़िब वाला, तो वो भी लोग माइग्रेट हुए और दैन इधर एबटाबाद में जो सेटल हुए। अभी मेरी पर्सनल राय ये है कि एबटाबाद सिटी जो है, एबटाबाद सिटी में लोकल आबादी जो है कम है और जो माइग्रेंट्स हैं, जो जिन लोगों ने यहाँ पर सेटल हुए तो वो आबादी ज़्यादा हो चुकी है। तो वो भी कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि वो आप कंट्रोल कर सकें गाड़ियों को या आबादी को कंट्रोल कर सकें। आपकी जहाँ पे एबटाबाद में 4 गाड़ियाँ होती थी वो अभी 4 लाख गाड़ियाँ शायद हैं, और वो भी कोई हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। ट्रैफिक प्रॉब्लम हमारा रोज़ इजाफा हो रहा है, उसके लिए हमारे पास कोई पार्किंग एरिया नहीं है। मतलब ये चीज़ें जो हैं मल्टीप्लाई कर रही हैं हमारे मसाइल को। तो मेरा ख्याल है कि जब तक कंप्लीट प्लानिंग नहीं होगी, और खाली एबटाबाद की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क का लिए है। हमारे यहाँ कोई अर्बन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ऐसे है कि वो हम उस पर बात नहीं करते। आपने एक शुरू में बात की थी हरनों में जी, वो बात में उसी तरफ आ रहा था आपकी तरफ। जी, अच्छी बात है। हम बचपन में हम जब अपनी किताबों में पढ़ते थे कि एबटाबाद के 2 दरिया हैं, दरिया हरो और दरिया हरनो। ये जो पानी के फ्लोज थे और उस वक़्त यही 2 पानी के सोर्सेज थे। एबटाबाद को जो सैराब करते थे, बल्कि एबटाबाद के अलावा हरीपुर और बाकी अजला को भी सैराब करते हैं। अब इसमें आप देखें कि रिवर एक्ट जो एग्जिस्ट करता है, हमारी एक लीगल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके मुताबिक आप जो दरिया, कोई भी दरिया होगा, उसके दोनों तरफ 200 फुट तक कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अमली तौर पे ऐसे है, जैसे स्वात में नुकसान हुआ, वो काम न सिर्फ बाकी शहरों में, नारायण में या बाकी जगहों पे, वो एबटाबाद में भी हो रहा है। हरनों में भी अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और किसके साथ हो रही है, किसकी कराइनेस के साथ हो रही है। गलियात गवर्नमेंट अथॉरिटी का डोमेन है, वो उनको चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से वो NOC जारी करें, वो प्रॉपर तरीके से वो नक्शे पास करें। वहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होती है, देन फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। वहाँ पे भी पोलिटिकल माफिया बैठा है, वहाँ पे भी पोलिटिकल माफिया बहुत बड़ा, कहते हैं कि बहुत बड़ी पोलिटिकल माफिया बैठी है, जिसको हमारे कुछ भाई
काले कोड की सूरत जी में भी बिल्कुल डिफेंड करते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बल्कि इस इदारे के साथ आपने जीडीए की बात की, इसके साथ साथ यहाँ पे एक और इदारा बना हुआ है जिसको हम ईपीए के नाम से पुकारते हैं। जी बिल्कुल सही है। अब ईपीए से पूछें कि आप जहाँ पे जाके लोग जो है वो इस पानी को गंदा करते हैं, इसको पोल्यूट करते हैं, जी आपसे कोई उन्होंने एनओसी ली, आपसे कोई उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार करवाई कि भाई ये असेसमेंट रिपोर्ट है, ईपीए रिपोर्ट है कि ये इन्वायरमेंट के लिए मुनासिब है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, वहीं पे लोग नहा रहे हैं, वहीं पे लोग गंद फेंक रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। सर इसमें खाली ईपीए जिम्मेदार नहीं है, ये जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है इसमें डिफरेंट अदारों की एनओसी चाहिए होती है। ईपीए इज वन ऑफ देम कि ईपीए की एनओसी चाहिए होती है। लेकिन आप देखें कि इरिगेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये बेसिकली इरिगेशन की एनओसी से स्टार्ट होता है, कंस्ट्रक्शन आप उसके बगैर कर नहीं सकते। जहाँ पे भी नाला होगा तो इरिगेशन डिपार्टमेंट एनओसी जारी करेगा, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट अगर एनओसी जारी उसने नहीं की तो फिर उसको कंस्ट्रक्शन कैसे की गई, उसका नक्शा कैसे पास हुआ। और फिर इसी तरह इरिगेशन के अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से अगर वो एक जगह पे कैंटोनमेंट ने एनओसी नहीं दी हुई तो वहाँ पे टीएमए ने दे दी है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अभी तो ख़त्म हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, बाज़ जगह पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने दी हुई है। अच्छा फिर इस तरह बाकी अदारों की एनओसी चाहिए होती हैं। अब नारायण में आप देख लें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी चाहिए होती है और कुछ काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सारी एनओसीज भी बन जाती हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है और वो पूछने वाला भी। फिर हम तस्वीरों में देखते हैं जी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब एक बड़ी अच्छी मीटिंग कर रहे हैं जिसमें सारे इदारे बैठे हैं, वो गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन चाय पी कुकीज खाई उठ के चले गए। अब अगर हम इसको इन नट शेल क्लोज करें, मैं समझता हूँ इस गुफ्तगू को, क्योंकि जितना भी हम रोएंगे तो रोना जो है बढ़ता ही जाएगा, अपने दिल के जो छाले हैं उनको हमने करना है। इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ जो है डिपार्टमेंट का आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट्स के आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरा ये कि डिपार्टमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ भी कोऑपरेटिव नहीं है। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तो अलग है लेकिन फिर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी वो नहीं करते। फिर तीसरा ये है कि वो उसके अंदर जो अमला बैठा हुआ है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का कोई सिस्टम, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो उस करप्शन को कंट्रोल कर सके जिसके तहत ये चीज़ें पास होती हैं। चौथा ये कि इनके कोऑर्डिनेशन लेवल, फिर चौथा ये है कि जो पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस जो हैं इनकी जो इंटरफेरेंस है, अगर इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया जाए, स्टॉप किया जाए कि इदारों में मुदाखलत नहीं करनी और आप अपने काम से रखें, काम से काम रखें, डिपार्टमेंट के अपने काम करें प्रॉपर्ली, तो मेरे ख्याल से हम काफ़ी हद तक चीज़ों को जो है वो मीट कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम अपनी प्लानिंग करें, प्लानिंग देखें, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, सोच दी, फिक्र दी, नबियों ने डैम्स भी बनाए, उन्होंने दरियाओं के भी काम किए, उन्होंने खेती बाड़ी भी की, उन्होंने पूरा एक मैकेनिज्म भी दिया। बजाय इसके कि हम सारी चीज़ें उठा के अल्लाह पे फेंक दें, तो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, सोच दी, फिक्र दी कि भाई आप अपनी मनसूबाबंदी करें। मनसूबाबंदी करने के बाद है अल्लाह ताला हमने ये काम तो अपने कर दिए, सारी चीज़ें हमने अमल दरामद कर दिया, बाकी छोड़ दें। अल्लाह ताला भी समझता है निज़ाम को, वो भी तो देख रहा है इस सिस्टम को, इस निज़ाम को ना। तो हम अपनी मैनेजमेंट को जिस वक्त तक स्ट्रॉन्ग नहीं करते, एफिशिएंट नहीं करते, उसको फुल प्रूफ नहीं बनाते, और बिलखसूस जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा है सियासी मुदाखलत, जिस वक्त तक इन दोनों चीज़ों को डिटैच नहीं करते, इदारों को हम आज़ाद नहीं छोड़ते, तो उस वक्त तक मेरे ख्याल से ये चीज़ें नहीं हो सकती। और सबसे आखिर में कि हमारे यहाँ आप भी सहाफ़त से रहे हैं, बल्कि सहाफ़त कर भी रहे हैं, बड़ी अच्छी स्टोरी पब्लिश की हैं। हमारी जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, पर्टिकुलरली मैं कहता हूँ कि मैंने कभी लोकल न्यूज़पेपर्स में कोई ऐसी खबर नहीं देखी कि जो हम ये कहें कि उन्होंने किसी भी पब्लिक फोरम की बात की हो, किसी लॉ पॉइंट को उठाया उन्होंने, या कोई ऐसी, हम तो ये कहते हैं जी बड़े सीनियर सहाफ़ी बैठे हुए, लेकिन उन सीनियर सहाफ़ी की कोई ऐसी स्टोरी पब्लिश हुई मैंने नहीं देखी कि जिस पे हम कहें कि भी उन्होंने बड़ा इफेक्टिव रोल की। मेरा ख्याल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा इल्ज़ाम है ये, मतलब लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे हमारे अदारे कमज़ोर हुए हैं, जैसे हम अदारों को ब्लेम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड काम नहीं कर रहा, टीएमए नहीं कर रहा, या जीडीए नहीं कर रही है, जो भी अदारे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही। बदकिस्मती ये है कि हम लोग पिछले 10-20 साल से हमारा डाउनफॉल मैं समझता हूँ हर अदारे का है। उसमें मीडिया भी है, उसमें बाकी भी जो अदारे हैं वो भी शायद शरीक हैं। अगर हम लोग अपना रोल प्ले करें एज अदारा, एज इंस्टीट्यूशन, मेरा ख्याल है कि अभी भी टाइम है कि हम उन चीज़ों को उठा सकते हैं, बजाय इसके कि हम प्रेस रिलीजेस पे या लोगों को ब्लेम करने पे अपना टाइम सर्व करें। अगर लोकल या रीजनल मीडिया जो है वो अपना रोल प्ले करे और वो जेन्युइन इश्यूज जो हैं वो उनको हाईलाइट करे, ये जो इशू है फ्लड का इशू आप देख लें, या आपके जो शहर के
दूसरे इश्यूज़ हैं या ट्रैफिक का इशू है, मेरा ख्याल है कि ये मसाइल हल हो सकते हैं। वो मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो इन चीज़ों को प्रॉपर्ली एक्सपर्ट्स की राय लेके और एक इन्वेस्टिगेट करके। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बदकिस्मती से वो कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ इस लेवल पे नहीं है। मैं एक चीज़ को मैं बड़ा ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ और मेरी एक इस बारे में एक पता नहीं अपना ओपिनियन है, आपका बड़ा अच्छा ओपिनियन कि है। बेसिकली जो हमारे गरीब ममालिक हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से भी ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए। डेवलपमेंट जर्नलिज्म में आप लोगों को एजुकेट करें, आप अपने मीडिया को एजुकेट करें, आप अपने लोकल पेपर्स को एजुकेट करें, रीजनल प्रेस उसको एजुकेट करें कि आपका जो डेवलपमेंट के से रिलेटेड इश्यूज जो हैं उनको आपने कैसे प्रोजेक्ट करने हैं और उसमें आपके इश्यूज क्या हैं और इश्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वो प्रेशर डेवलप हो सकता है आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे भी, वो आपके जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उस पर भी प्रेशर डेवलप होगा, अदारों पे भी सेटअप होगा और वो मीडिया जो है वो एज वाच डॉग रोल प्ले करेगा। बट इसलिए वो रोल नहीं है अभी। हमारा जो मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होना चाहिए वो नहीं है। उस वजह से ये मसाइल जब हम हमारे सामने आते हैं, जब कोई एक इशू बनता है तो हम उस पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये 2 महीने बाद हम इसको भूल जाते हैं कि फॉलो अप नहीं। सारी सूरत हाल हमने देख ली, आपने भी देख ली, तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि कोशिश करते हैं आपको हर कोशिश डिलीवर करना जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी इदारे का काम है जिस वक्त तक वो अपनी डोमेन में रहते हुए अपने काम को विद ट्रू स्पिरिट डिलीवर नहीं करता उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। तो हमारी कामयाबी जो है इसी सूरत में है कि हम अपना काम जो है अपने रूल्स, अपने कवानीन, अपने दायरे कार में रहते हुए अदा करें। शुक्रिया जी कौसर भाई, इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर किसी नए मौजू के साथ हम मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया।